सभी को सादर प्रणाम। और चलिए आज की कक्षा को भी शुरू करेंगे। महामंत्र के साथ, गायत्री मंत्र के साथ आप सभी से निवेदन। कमर गर्दन को सीधी करके बैठेंगे, दोनों हाथ गोद में, मन शांत एकाग्र, और केवल उन परम पिता का ध्यान जिनके माध्यम से हम सारे क्रियाकलाप कर पा रहे हैं। यूँ कहें कि उन्हीं के अस्तित्व को हम महसूस कर पाते हैं, और वही है जो हर जगह विद्यमान है। मैं का भाव धीरे धीरे तिरोहित होने लगेगा यदि हम समर्पण अपना पूर्ण कर दें, इसी भाव के साथ कि हे पिता परमेश्वर, हे माँ गायत्री, हमारी बुद्धि को, हमारे मन को सही दिशा में लेके जाना। गायत्री मंत्र एक साथ एक स्वर में। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपने हाथों को रब करेंगे, अपनी आंखों पे लगाएंगे, इस ऊर्जा को अपने भीतर समाहित करते हुए आइए हम आज की कक्षा को शुरू करते हैं। अभी तक हम जान रहे थे, हमने नियम पढ़ लिया है, आसन प्राणायाम, ठीक है, इसकी और अब हम जाने वाले हैं। यम नियम के बाद आता है आसन। अब क्योंकि हमारा टारगेट कहीं ना कहीं इस चीज से संबंधित है कि जो हमारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं या फिर मनोस्थिति में जब गड़बड़ी आ जाती है, तो उसको किस तरीके से हम योग के माध्यम से ठीक कर सकते हैं, और कौन सी वो हमारी टेक्निक्स हैं जिन्हें हमें अपने डेली रूटीन में लाना चाहिए, अपनाना चाहिए। और खासकर अगर आप क्योंकि योगा इंस्ट्रक्टर्स हैं, तो जो आपके क्लाइंट्स हैं उनको आप किस तरीके से समझाएंगे या बताएंगे ताकि वो उस लेवल का काम हो पाए और बेनिफिट भी हो पाए। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो आसन से संबंधित रहेगा। आसन। आसन को अगर डिफाइन करने की बात की जाए तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? आप में से कोई भी आसन को डिफाइन कर पाएगा? शीतल जी, क्या होता है आसन? या फिर विमला जी आप बता सकते हैं, जो भी आपको समझ में आ रहा है। स्थिरम भी स्थिर सुखमासनम, बहुत अच्छा लिखा है आपने साहब जी। हाँ जी विमला जी। स्थिर होकर सुखपूर्वक बैठ सके एक बार उसे फिर आसन बोलिए। कहते हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार स्त्रीम स्त्रीम सुखम आसनम, स्थिर होकर सुखपूर्वक बैठ सके उसे आसन कहते हैं, किसी भी बहुत मुद्रा में बैठ सके। बहुत सुंदर। ये बहुत ही परफेक्ट डेफिनेशन है, और इससे हमें ये भी क्लियर हो जाता है कि आसन है क्या। स्थिरम सुखम आसनम। सुहाना जी ने भी सेम चीज लिखी है। ठीक है, आप सभी भी सेम चीज बता रहे हैं। तो इसका मतलब कि हम ऐसे फिर बैठ जाते हैं, हमें आराम तो है ही, तो बैठे रहें। हो गया आसन। हो गई आज की कक्षा फिनिश। ठीक है, आपने जो डेफिनेशन बताई उसके अंदर की कुछ गहनतम चीजें हैं जो हम अक्सर भूल जाते हैं, और आपने एकदम परफेक्ट बताया। तो उसके अंदर आता है, यहाँ पे स्थिरता भी होनी चाहिए और सुख भी होना चाहिए। पर यदि हम बैठे हैं, स्थिरता शारीरिक भी होनी चाहिए और मानसिक भी होनी चाहिए, आध्यात्मिक भी होनी चाहिए। सुख भी शारीरिक भी होना चाहिए, मानसिक भी होना चाहिए, और कारण शरीर में भी होना चाहिए। यानी कि दो ही उन्होंने डेफिनेशन लिखी ना, एक स्थिर और एक सुख। दो चीजें बताई, एक स्टेबिलिटी है और एक हैप्पीनेस है। हैप्पीनेस भी नहीं हो तो ब्लिस की तरफ अगर हम जाएंगे तो और बेटर हो जाएगा। तो वो कैसे सधे, हमारा सुख और स्थिरता दोनों कैसे सधे? पहले तो शरीर पे ही काम किया जाता है। अगर हम थोड़े देर के लिए शरीर को टिका करके बैठ पाते हैं, क्योंकि वॉलेंटियर बॉडी है एक, जिसे हम वॉलेंटरली कंट्रोल कर सकते हैं। हाथ को मैं अपनी मर्जी से उठा सकती हूँ, अपने हाथ को अपनी मर्जी से नीचे कर सकती हूँ, सीधी बैठ सकती हूँ, या फिर जैसा भी हम जिस भी आसन में बैठना चाहें बैठ सकते हैं। पर कितने समय के लिए, बिना विचलित हुए, पहले शरीर को साधा जाता है। क्योंकि जब शरीर में हमारी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहेगी और उस स्थिति में यदि हम स्थिरता पूर्वक बैठ पाए,
अब वो सुखासन भी हो सकता है, स्वस्तिकासन भी हो सकता है, उसके अंदर हमारा गोमुखासन भी हो सकता है। ठीक है, आसन बहुत सारे हैं, पर बैठना किसमें है, जिसके अंदर स्थिरता और सुख दोनों सद जाए। स्थिरता को साधने के लिए और क्या करना होगा, थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। किस चीज पे, सबसे पहले शरीर के ऊपर। यानी कि हमें पता है कि हलचल ज्यादा ना हो, तभी हमारा योग सद पाता है। दूसरा, मन की स्थिरता के लिए क्या करना होगा, उसके लिए भी और भी आसन है, जिसे हमें धीरे 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 करके साधना होगा। यम और नियम के माध्यम से हमारा मन और शरीर दोनों सध रहे हैं ऑलरेडी। क्योंकि अगर वहां पे हमने तपस्या कर ली और ब्रह्मचर्य कर लिया, ईश्वर प्रणिधान कर लिया, ये सारी चीजें जो भी है हमारी यम और नियम के अंतर्गत, जैसे जैसे करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे अभ्यास में स्थिरता आती रहेगी। ठीक है, तभी आसन सही से सध पाएगा। एक बार वो स्थिरता आ गई, फिर जब आप बैठेंगे तो सिर्फ स्वयं के साथ होंगे, सिर्फ उन दिव्य शक्ति के साथ होंगे जब आप बैठेंगे। और बैठने के बाद आपको ज्यादा हलचल नहीं लगेगी, आपको लगेगा कि एक स्टेबिलिटी है, स्थिरता है। आपको एक और डिफरेंस भी अभी समझाएंगे, स्थिरता में और शिथिलता में बड़ा डिफरेंस होता है, उसके बारे में भी बताएंगे। शिथिलता कब आती है, अब कोई व्यक्ति ऐसे ही बैठा हुआ है, वो तो घंटों बैठ सकता है, उसे फोन दे दो चलाने के लिए बैठा रहेगा। ये काम तो आप हमसे बहुत आराम से करवा लो, बच्चे बोलेंगे। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति बोलेगा कि हम तो एक जगह बैठे बैठे पूरा दिन निकाल सकते हैं, तो क्या हम आसन साध रहे हैं? नहीं। वो होती है शिथिलता, आलस्य, प्रमाद। स्थिरता वो भी होती है, जैसे कि एक लट्टू है, अगर वो घूम रहा है बहुत तेज, पर वो अपनी धुरी पे स्थिर है, घूम रहा है, फिर भी ऐसा लगेगा हाँ स्टेबल है कि नहीं। यानी कि वो काम करना है, वो क्रियाशील है, वो पूरी तरीके से कार्यान्वित हो रहा है उसके सारे काम, और वो कंसंट्रेटेड भी, उसकी धुरी भी निश्चित। ठीक है, पर हमें लगेगा जैसे वो स्थिर है, क्योंकि वो गिरता ही नहीं। तो उसी स्थिरता के साथ जब हमारी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होने लगेगी, तो वो स्थिरता और बेहतर रूप से सधती जाएगी और वो शिथिलता गायब होती जाएगी। तो ये डिफरेंस हमें समझना होगा कि सिर्फ बैठने को आसन नहीं कहते। अब हमारे हठयोग प्रदीपिका में आसन दिए हुए हैं, घेरन संहिता में आसन दिए हुए हैं। हठयोग प्रदीपिका में आसन की संख्या कम है और घेरन संहिता में आसनों की संख्या अधिक है। आप में से किसी को याद है कितने कितने आसन घेरन संहिता और प्रदीपिका में दिए हुए हैं? किसी को भी, आप सब तो योग पढ़ भी रहे हैं। एनीवन? नहीं याद है? हाँ जी विमला जी, आप कुछ बताना चाह रही हैं? 25 है, और कौन से में कितने हैं पता नहीं। फिर से बोलिए। 18 और 25 है शायद। 18 और 32। ठीक है, काफी। पत, 25। आपकी आवाज कट के आ रही है। चलिए कोई बात नहीं, पर आपने हाँ सही बताया, 32 आसन हमारे घेरन संहिता में दिए हुए हैं। और घेरन संहिता के जितने भी आसन दिए हुए हैं, मैक्सिमम उसके अंदर से हम उपयोग में लेकर भी आते हैं। पर जब हम बात करते हैं हठयोग प्रदीपिका के, तो उसके अंदर 15 की आसन है। और विमला जी, आपका उत्तर क्योंकि सही है और नेट के एग्जाम में भी ये आ सकते हैं। ठीक है तो बहुत अच्छा लगा कि आपको ऑलरेडी पता है। यानी कि जो एक स्थिरम सुखासनम है, उससे थोड़ी सी एडवांस डेफिनेशन हो गई है, और भी कुछ आसन दिए हुए हैं। तो उन आसनों को करने से फायदा क्या होगा, और स्पेशली मन के लिए कौन से आसन हैं जो फायदा करेंगे, ठीक है, उनको भी हम जानते हैं। 1 मिनट बस आप रुक जाइएगा। आ, ठीक है। अब हमारे शरीर में अगर आप नोटिस करोगे, एक्यूप्रेशर अगर आपने जाना होगा, तो हमारे शरीर में 108, 107, 108 मर्म पॉइंट्स हैं। नाम सुना है मर्म? मर्म पॉइंट का नाम सुना होगा, ठीक है। तो जब भी आसन किया जाता है, कोई भी प्रकार का आसन किया जाता है, तो उन मर्मों पे, उस मर्म बिंदु पे असर पड़ता है। ठीक है, और मर्म बिंदु कौन से हैं? वो वाले मर्म बिंदु हैं जिसपे अगर यदि आघात हो तो मृत्यु हो सकती है, पर यदि उनका सही से उसके ऊपर जो प्रेशर है वो सही तरीके से पड़े और सही तरीके से वो रेगुलेट हो, तो हमारी पूरी बॉडी तंदुरुस्त रह सकती है। ठीक है, डन।
और कहाँ पे असर पड़ता है? दूसरा असर पड़ता है हमारे शरीर की मांसपेशियों पे, हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं उन पर, और जितने भी शरीर से बायोलॉजी एनाटॉमी आपको ऑलरेडी पढ़ाया ही जा रहा है, उसमें जितना भी असर पड़ता है वो सारा उससे पड़ता है। फिर कहाँ पड़ेगा? सूक्ष्म शरीर में, मस्तिष्क पर फर्क पड़ेगा, हमारे चक्रों पर फर्क पड़ेगा। बहुत सारी जगह अगर आपने पढ़ा होगा आसन प्राणायाम मुद्रा बंद की, जब आप आसन पढ़ते हैं तो उसमें प्रॉपर लिखा रहता है कि इस आसन को करने से इस चक्र का ध्यान करना चाहिए या फिर इस चक्र पे असर पड़ता है, यह चक्र बेनिफिट होता है। ठीक है, जो हमारे एनर्जी सेंटर्स में, तो उससे हमारे क्लियर हो जाता है कि कैसे कैसे आसनों का प्रभाव पड़ता है। और क्या होता है? सर्कुलेशन बेटर होता है। उसके अलावा जब आसन धीरे धीरे सधने लग जाता है, तो अगर शरीर की क्रियाएं अच्छी होती जा रही हैं, तंदुरुस्ती आती जा रही है, स्वास्थ्य बढ़ता जा रहा है, तो प्राणायाम में विघ्न नहीं आएगा और ध्यान में विघ्न नहीं आएगा। इसलिए आसन को भी साधना आवश्यक हो जाता है, चाहे वो आप जो आपके लिए आवश्यक है वो वाले आसन साधे, या फिर वो वाले साधे जिनकी अभी आवश्यकता आप समझ सकते हैं कि आसानी से उन्हें साधा जा सकता है, चाहे वो सुखासन ही क्यों ना। एक सेकंड, पढ़ने वाले हैं कौन कौन से आसन को अपने लिए फायदे में ला सकते हैं। अब अगर नॉर्मल स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो ये सारी चीजें क्या करेंगी? योगिक आसनों की वजह से क्या होगा? हमारे जो हार्मोन्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उस पर असर पड़ेगा। उस पर असर पड़ेगा तो जो भी स्ट्रेस हार्मोन है या फिर हमारे जितने भी नेगेटिव आप समझ सकते हैं कि हार्मोन्स हैं या फिर लेवल्स हैं किसी चीज के, उसको वो कंट्रोल करेगा और हमारे नर्वस सिस्टम को बेटर करेगा। एक फायदा तो ये हो गया। दूसरा, जब भी आप कोई फिजिकल वर्कआउट करते हैं तो एक हार्मोन है डोपामीन, उसे रिवॉर्ड हार्मोन बोलते हैं, वो आपका बढ़ जाएगा। और जैसे ही वो बढ़ेगा तो क्या होगा? हमारा मूड अच्छा हो जाएगा, डिप्रेशन चला जाएगा धीरे धीरे करके। इसलिए फिजिकल वर्कआउट बहुत आवश्यक हो जाता है, और उसमें सूर्य नमस्कार पहले नंबर पे आता है कि कोई भी व्यक्ति अगर सूर्य नमस्कार कर रहा है तो पूरी बॉडी का, क्योंकि वो आसनों का एक ऐसा सेट है जिसके अंदर ब्रीदिंग पैटर्न एकदम परफेक्ट तरीके से बनाया गया है, उसके अंदर ऊर्जा इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत ऊंची चीज है। दूसरी और क्या चीजें होती हैं? स्लीप एनहेंस होती है, नींद निद्रा बेहतर हो जाती है, रिलैक्सेशन महसूस होता है। क्यों? क्योंकि जब हमारी बॉडी एक्टिवेटेड रहेगी दिन भर, तो उसके बाद फिर हमारे जो रेगुलेशन है वो इतना अच्छा हो जाएगा कि स्लीप और रिलैक्सेशन इजीली हो जाएगी। आसन के साथ जो हमारी श्वास का आना जाना है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। हम कई बार आसन फटाफट फटाफट करने की कोशिश करते हैं, और सच बताएं तो मेरा ये अपना स्वयं स्वयं का मानना है। बाकी सब लोग हो सकता है ऐसा माने कि योग को हमें प्रचार करना है उसका, तो उसके लिए उसे स्पोर्ट्स में लाया जा सकता है, बट मेरा ये मानना है कि योग कोई क्रीड़ा की चीज नहीं है जैसे बहुत सारे स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं, अच्छी बात है, आप उनका प्रचार करने के लिए बच्चे उसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं, और ऐसे एडवांस आसन लगा के लोगों को हैरत में भी डाल देते हैं, बहुत ही उत्तम है। पर उद्देश्य वो नहीं है। ठीक है, योग के नाम पर जो चीजें चल रही हैं, बियर योगा चल रहा है, बैलेंस योगा, और न जाने क्या क्या चीजें चल रही हैं, ठीक है, सिर्फ दिखावे के लिए और उसको एक एंटरटेनमेंट का हिस्सा बना देने के लिए। तो हमें ये समझना होगा कि आसन योग का सिर्फ 1% भी नहीं है। ठीक है, आसन बहुत बहुत लिमिटेड चीज है जो हम ओवरऑल योग को समझते हैं। तो हमें इसको ऐसे ही मजाक में नहीं करना चाहिए। अगर आप अपनी ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो समझेंगे कि एक आसन को पूर्ण रूप से लगाने के बाद उसके एनर्जी के एब्जॉर्प्शन के लिए कुछ समय देना होता है, यानी कि हर आसन के बाद आपको रिलैक्सेशन पोज में जाना पड़ेगा। ठीक है, पर ऐसा कोई करता है क्या? नहीं करता है, तो जो आसन का बेनिफिट है वो शरीर में एब्जॉर्ब ही नहीं हुआ। अगर आप प्रॉपर देखेंगे तो हर आसन, जैसे आपने अगर लगाया विपरीत करनी आसन लगाया, तो उसके बाद आपको अपोजिट डायरेक्शन में उसका बालासन लगाना पड़ेगा। ठीक, बालासन नहीं, सॉरी, आपको भुजंगासन लगाना पड़ेगा क्योंकि उसका विपरीत होगा। पहली बात तो ये, और दूसरा क्या करना पड़ेगा? हमें रिलैक्सेशन करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ेगा, सहज होना पड़ेगा। और हर आसन में आजकल जो जल्दी 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 बहुत सारे आसन लगा देते हैं स्पोर्ट्स कंपटीशन के नाम पे, आसन को कम से कम 1 मिनट के लिए तो रुकना पड़ता है। होल्डिंग क्यों कहते हैं? होल्डिंग इसलिए कहते हैं कि स्थिरता तो आई नहीं उस आसन में।
अगर स्थिरता नहीं आई, लग गया और फिर दूसरे एडवांस में चले गए, तो ये मुझे लगता है कि योग से ज्यादा व्यायाम अधिक हो जाएगा। ठीक है, हो वहां पे भी अच्छी चीज रही है, कुछ बुरा नहीं ऐसा हो रहा है, पर समझने की जरूरत पड़ेगी कि योग अपने आप में एक अलग वैज्ञानिक और आध्यात्मिक क्रिया है जिसे हमें सही से करना चाहिए। अब मैं आपको कुछ आसन बता देती हूँ जो हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छे हैं। पहला तो है हमारा बालासन, सबसे आसान सा है, बालासन है। और क्या करना है, और शशांक आसन है आपका। शशांक आसन आप सभी को पता होगा, शशक आसन भी बोलते हैं कुछ लोग। सिंपल अपने इस तरीके से, वैसे तो ये आसन आप सभी को पता है इसलिए मैं इमेजेस के थ्रू नहीं समझा रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम इसका प्रॉपर मैं आपको ग्रुप पे भेज दूंगी कि कौन कौन से आसन है, उनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं स्पेशली फॉर माइंड। ठीक है, शशक आसन है उसके अंदर, जिसके अंदर हम सबसे पहले वज्रासन में बैठते हैं, दोनों हाथों को आगे की ओर और अपने पूरे धड़ को आगे की ओर झुकाकर मस्तक को जमीन से टच करते हैं। हथेलियां और अपनी कोहनियां हैं वो सीधी रहती हैं, और श्वास छोड़ते हुए उसमें जाया जाता है। आसन का एक रूल आप अपनी और आसन में लगा सकते हैं, जहां पे आपकी बॉडी खुलती है वहां पे सांस लेना है, जहां पे बॉडी बंद होती है वहां पे सांस छोड़ना है। एक हमारा उष्ट्रासन। ठीक है, उष्ट्रासन, प्रज्ञा योग का लिंक अभी मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ, उसमें भी आता है ये उष्ट्रासन। ठीक है, तीसरा है उत्तान आसन। ठीक है, हमारे ब्रेन का जो फ्लो है वो बढ़ता है, उसकी तरफ बढ़ेगा। फिर है सेतु बंध आसन, ब्रिज पोज। हमारा चेस्ट एक्सपेंड होगा, सर्कुलेशन बढ़ेगा, मूड अपलिफ्ट होगा। विपरीत करने की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। विपरीत करनी, क्योंकि आप इसके नोट्स भी बना रहे हैं साथ साथ, विपरीत करने में क्या होगा, जो सारा ब्लड का फ्लो है वो सिर की तरफ जाएगा, खासकर जो लोग शीर्षासन नहीं कर पाते उनके लिए सर्वांगासन और विपरीत करनी बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है। ठीक है, यहाँ तक कि अगर मस्तिष्क को अच्छा बनाना है, मेमोरी पावर बढ़ानी, तो दीवार अगर कोई नहीं भी कर पा रहा है तो दीवार के सहारे कम से कम पैर ऐसे लगा के रख सकते हैं, आप अपने क्लाइंट्स को बता सकते हैं। सबसे अच्छा जो आप सभी को लगता है वो है शवासन। ठीक है, पर शवासन का सही तरीका सीखना बहुत आवश्यक है। पैरों के बीच में कितने फुट का गैप रखना है, 1 से 1.5 फीट का गैप कम से कम होना चाहिए। आपके हाथ इस तरीके से बाहर की ओर होनी चाहिए, हथेलियां आसमान की ओर होनी चाहिए, आपका मुंह एक साइड भी हो सकता है। और किस तरीके से करना है, एकदम रिलैक्स होकर के, उसके बाद योग निद्रा का अभ्यास किया जा सकता है, उसको हम पूरे एक डिटेल में क्लास लेंगे। उसके अलावा आप समझ सकते हैं, अगर फियर है या फिर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं डिप्रेशन वाली चीजें आ रही हैं, तो वीरभद्र आसन जैसे आसन आप उसमें शामिल कर सकते हैं। अगर व्यक्ति के बाकी सारी चीजें भी आपको नोट करनी पड़ेंगी, अगर सूर्य नमस्कार करा रहे हैं तो उनका कितने लेवल तक वो कर सकते हैं, क्या उनकी एज क्या है, बच्चे हैं बूढ़े हैं, तो बहुत सोच समझ के ये चीजें करवानी पड़ती हैं। कहीं कोई सर्जरी तो नहीं हुई है, ये सारी चीजें तो आप ऑलरेडी अपनी फर्स्ट क्लास में सीख ही रहे हैं सर से, गगन सर से आप सीख रहे हैं जी। फिर है भुजंगासन। भुजंगासन बहुत कारगर है। उसके अलावा आप समझ सकते हैं कि पर्वतासन, ठीक है, वो भी आपके लिए बहुत कारगर रहेगा। डन। ये सारे हमारे आसन हैं, आप इसे समझ सकते हैं कि जिस भी आसन में ब्लड का फ्लो सिर की तरफ जाए, ठीक है, उससे मस्तिष्क में कहीं ना कहीं फायदा होगा ही, पहली चीज। दूसरी चीज, जिसमें भी कोऑर्डिनेशन ऐसा बने कि आपका नेवल चक्र, हृदय चक्र और आज्ञा चक्र, इन तीनों का कॉम्बिनेशन बने जिन भी आसनों में, उसमें भी फायदा होगा। जैसे अगर आप पर्वतासन कर रहे हैं, ठीक है, या फिर डाउनवर्ड डॉग पॉज जैसे बोलते हैं वो वाला अगर कर रहे हैं, तो क्या होगा, असर कहाँ पे पड़ेगा, आपकी नेवल चक्र पे, क्योंकि वो सेंट्रल पोजीशन हो जाएगी, ऐसे होता है, ऐसे हो जाएगी, यहाँ पे नेवल आएगी, सिर की तरफ ब्लड फ्लो भी जाएगा। ठीक है,
कोऑर्डिनेशन के लिए फिर 8 चक्र भी होगा। तो क्या होगा, ये अपने आप में एक रिसर्च में भी क्लियरेंस हुआ है, इससे काफी फायदा होता है। डन। आसन का एक रूल जो आपको बताया वो आप याद रखिएगा कि शरीर जब खुले तो हमें सांस लेनी है, छोड़ते हुए सांस छोड़नी है, जहाँ पे शरीर कॉन्स्ट्रिक्ट होता हो, बंद होता हो। ठीक है, ये भी चीजें याद। और जब आप सूर्य नमस्कार करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि सूर्य नमस्कार में एक बार तो शरीर खुलता है, एक बार बंद होता है, एक बार खुलता है, एक बार बंद, सेंटर वाले को छोड़ के। सेंटर में स्टेबिलिटी आती है, आप नोटिस करिएगा। श्वास प्रश्वास का इतनी इंपॉर्टेंस है योग में, आसनों में खासकर, कि अक्सर हम उसे नोटिस नहीं करते हैं या फिर उसको नकार देते हैं। आसन कर रहे हैं, अच्छा ये कर लिया, ये कर लिया, पर सांस भरते हुए ऊपर जाइए, सांस छोड़ते हुए नीचे आइए, उत्तान पादासन, फिर पादहस्तासन में आइए छोड़ते हुए। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत कोऑर्डिनेशन है। यानी कि अगर आप 5 बार सूर्य नमस्कार करो बिना सांस के साथ, बिना सांस के कोऑर्डिनेशन के साथ, तो आप थक जाओगे। पर अगर आप सांस के कोऑर्डिनेशन के साथ करोगे तो वो आपको ऊर्जा देगा। व्यायाम में ऊर्जा लगती है, योग में ऊर्जा मिलती है। व्यायाम में मसल्स स्ट्रेंथन होती हैं, कैसे होती हैं, पहले तो उसमें स्टिफनेस आती है, पहले उसके अंदर एक प्रेशर क्रिएट होता है जिस वजह से बाद में वो धीरे धीरे करके होती है। यहाँ पे मसल्स के अंदर एनर्जी आती है, एनर्जाइजिंग होती है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है। व्यायाम मसल ओरिएंटेड है और योग पूरा माइंड बॉडी सोल सारी चीजों को फोकस में रखते हुए सारा काम करता है। तो व्यायाम और योग में अच्छा खासा डिफरेंस आपको समझ लेना होगा। और ये भी समझ लेना होगा कि एक योग व्यायाम का रूप कब धारण कर लेता है, जैसे सूर्य नमस्कार, जब उसके अंदर माइंडफुलनेस नहीं है। यानी कि हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, जिस चक्र पे ध्यान देने के लिए कहा गया है वहां ध्यान नहीं है, जहां पे प्रेशर फील हो रहा है वहां ध्यान नहीं है, सांस कब लेना है कब छोड़ना है वहां ध्यान नहीं है, फिर ये केवल एक व्यायाम है, फिर वो योग नहीं रह जाता। ठीक है, आई थिंक हमने मैक्सिमम चीजें आज इंक्लूड कर दी हैं आसन वाली। और अगर बच्चों की बात करें, मेमोरी की बात करें, तो कमर गर्दन अगर सीधी रहेगी तो जो कनेक्शन है हमारी स्पाइनल कॉर्ड में सारी चीजों का वो अच्छा चलता ही रहेगा और नर्वस सिस्टम मजबूत रहेगा। ठीक है, अभी तक जो भी हमने पढ़ा है उसमें कोई डाउट किसी को? एनीवन? ठीक है, एक मेरे को आपको नाम बताना था। एक महिला है जिन्हें 2024 में पद्मश्री मिला है, शार्लोट चॉपिन। ठीक है, फ्रांस की महिला है। और वो कभी भी इंडिया नहीं आई थी। वो वीडियो भी मैं आपको भेजूंगी, वो कभी भी इंडिया नहीं आई थी। और पद्मश्री आप सभी जानते हैं कि चौथा सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है। तो जो ये शार्लोट शॉपिन है, ये फ्रांस में क्या करती थी, लगभग स्टार्टिंग में उनको योग का इतना आइडिया नहीं था। 40 की उम्र के बाद जब उन्हें लगा कि अब थोड़ा थोड़ा सा काम वगैरह नहीं हो रहा है, तो पास में जाके बस उन्होंने सूर्य नमस्कार सीखना शुरू किया। और जब उन्हें महसूस हुआ कि भाई सूर्य नमस्कार से तो इतनी सारी एनर्जी बढ़ गई, जो बिल्कुल हैरान रह गई कि ये कैसे हो गया और कैसे, तब से उन्होंने ठान लिया मैं योग को ही अपने अंदर धारण करूंगी, अपनाऊंगी और सभी लोगों को योग ही सिखाऊंगी। तो वो एक योगा प्रैक्टिशनर बन गई, खुद स्वयं पूरी पूर्ण रूप से करना शुरू किया, बहुत सारी महिलाओं को सिखाना शुरू किया, वहां पे पूरी तरीके से फैलाया। ठीक है, और वो उनका जन्म हुआ है 1922 में। 1922 में उनका जन्म हुआ है, तो आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा उन्होंने अपना मेहनत करके। और फिर अवार्ड सेरेमनी भी राष्ट्रपति भवन में हुई मई में 2024 में। और वहां पे जब उनको पद्मश्री मिला तो सब हैरान लगे कि इतनी बूढ़ी महिला पहली बार यहाँ पे आ रही हैं। तो पर उनका कनेक्शन ऐसा था जैसे तो वो ऑलरेडी जानती ही हैं। तो एज नॉर्म्स को उन्होंने डिफाई कर दिया। ठीक है, और एक और है पद्मश्री किरण व्यास जी, वो भी योग और आयुर्वेद की प्रैक्टिशनर हैं।
ठीक है, संस्कृत और ये सारी चीजें भी। तो हमें ये समझना होगा कि ये जो विधा है जो आप लोग पढ़ रहे हैं, ये इतनी खास है, इतनी स्पेशल है और इतनी जीवनदायिनी विधा है। जीवनदायिनी भी है और भवसागर तारिणी भी है। सारी चीजें इसी के अंदर। ठीक है। तो रोज याद करके खुश होते रहा कीजिए कि हम योग को सीख रहे हैं, योग को पढ़ रहे हैं, योग को जी रहे हैं। इतनी खुशी मतलब हमारे भीतर होनी चाहिए, और वो आनंद और वो आभार और कृतज्ञता होनी चाहिए भगवान शिव के प्रति, और इस आप कह सकते हैं इस सौभाग्य के प्रति कि हम सबको पढ़ने सीखने का मौका मिल रहा है। तो एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आप जो हमारे ओरिजिनल टेक्स्ट है ना, भले ही वो योग दर्शन है या फिर हठ योग प्रदीपिका है या घिरण संहिता है, उसकी आप डेली रीडिंग की आदत बना ही लीजिए। कि हाँ, डेली भले ही हम 2 पेज पढ़ेंगे, बट पढ़ेंगे और उसके नोट्स बनाएंगे ओरिजिनल टेक्स्ट। ठीक है, जो हमारे ओरिजिनल हैं, जितने भी योग के ग्रंथ है, योगा फिलोसफी है, वेदों में भी अगर कहीं पे आपको लगता है, तो उनको डेली पढ़ने की आदत डाल लीजिए। और हो सके तो याद भी कर लीजिए, जैसे बोल रही थी विमला जी की संस्कृत याद नहीं होती, तो लिख लिख के याद कर लीजिए। पर बहुत ही अच्छा रहेगा अगर हम उस ओरिजिनल चीज को अपने दुनिया भर में ले जा पाए, बता पाए, और अपना ही कहकर बता पाए। योग का योगा होके आए तब जब हम फैलाएं तो कोई उसका मजेदार बात नहीं। ठीक है, तो आई थिंक आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करेंगे। आप में से किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आसन में ये ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है कि किसको क्या कराना है, किसको नहीं कराना है, और ये सारी चीजें आप ऑलरेडी सीख रहे हो। ठीक है, मन के लिए बहुत काम आते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हम खासकर बच्चों को बहुत आसानी से करा सकते हैं। शीर्षासन का मैंने नाम नहीं लिया कि वो उसका नाम ही शीर्षासन है, वो आसनों में सबसे उत्तम है। ठीक है। तो ये अगर शीर्षासन रेगुलर बेसिस पे कर लेता है, तब तो उसकी मेंटल हेल्थ में बहुत सुधार आएगा, बहुत अत्यधिक सुधार। पर किसको नहीं करना है? जिसकी मेंटल हेल्थ में आप समझ सकते हैं हॉस्टिलिटी शामिल है, यानी कि ऑलरेडी सिर में गर्मी ज्यादा है, पित्त प्रकृति ज्यादा है, या फिर आपको लगता है कि हाँ इसमें गुस्सा ज्यादा है, तो उनको ये सारे आसन नहीं करवाने होते तुरंत। आपको बहुत ध्यान रखना होगा इस बात का। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि योग का नाम बदनाम ना हो, क्योंकि योग में बहुत अच्छे से बताया गया है कब कहाँ क्या कैसे, प्रिकॉशंस के साथ आपके पास बुक है सारी। जब आप उसका अध्ययन करेंगे, तो आज मैं आपको ये टास्क जरूर देख सकती हूँ कि एक बहुत ही फेमस सी बुक है आसन प्राणायाम मुद्रा बंध, उसको आप ले सकते हैं। और उसमें जो भी आसन के अंदर आपको लगता है कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए आसन दिया गया है, या फिर उसके अंदर बेनिफिट्स में मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड जो चीज है, वो सारे आप आसन सेपरेट कर लो और उनके एक नोट्स बना लो। तो आपकी स्पेशल साइकोलॉजिकल अगर कोई ऐसा चीजें आती हैं, तो आप उसमें वो आराम से लगा पाएंगे विद रेफरेंस। ठीक है, एक पीडीएफ तो है, वो मैं शेयर कर ही दूंगी। दैट्स इट। आई थिंक हम आज की कक्षा को विराम दे सकते हैं, इसके साथ मंगल कामना के साथ। ठीक है, चलिए। सभी के लिए प्रार्थना, सभी का मंगल हो, सभी का स्वास्थ्य अच्छा हो, सभी दिव्य कार्य में लगे, सभी को सद्बुद्धि प्राप्त हो, और ईश्वरीय चेतना हमें सही दिशा में आगे बढ़ाए। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मही महिषाम् गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमात् भवेत्। श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलम् तेज आयुष्यमारोग्यम देहि मे हव्यवाहन, देहि मे हव्यवाहन। हाथों को रब करेंगे, आंखों पे लगाएंगे, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। व्यस्त रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे।